नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। मनुष्य की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी है कि उसे मलिनता से घृणा और स्वच्छता से प्रेम है। जहाँ साफ सुथरा दिखाई देता है, साफ स्वच्छ वस्तुएं दिखाई देती हैं, वहाँ स्वभावतः सभी आकर्षित होते हैं। पर यदि आंखों के आगे कोई गंदी वस्तु आ जाए तो तुरंत उस तरफ से मुंह फेर लेते हैं। कोई दुर्गंध आए तो तुरंत वहां से हटकर दूर भाग जाने का प्रयत्न करते हैं। शरीर की हो या कपड़ों की, घर की हो या मोहल्ले की, गंदगी किसी को भी पसंद नहीं। सब उससे दूर भागने का ही प्रयत्न करते हैं। इस बात से यह मालूम होता है कि स्वच्छता और सौंदर्य आत्मा का गुण है। इससे उसे विशेष आत्मसंतोष मिलता है। आत्म विकास के लिए जिन सद्गुणों की आवश्यकता बताई जाती है, स्वच्छता उन सबका मूल मंत्र है। यही कारण है कि यहाँ प्रत्येक कार्य और प्रत्येक धर्मानुष्ठान में स्वच्छता को प्रमुख माना गया है। इसके बिना अपेक्षित पवित्रता का वातावरण बन नहीं पाता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमें इस ईश्वर प्रदत्त गुण का अधिकाधिक विकास और सदुपयोग करना चाहिए। गंदगी से एक तरफ जहाँ पर्यावरण प्रदूषित होता है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आरोग्य को नष्ट करने वाले जितने भी कारण हैं, गंदगी उनमें सर्वप्रमुख है। शरीर की सफाई का समुचित ध्यान नहीं दिया जाता और इंद्रिय छिद्रों की पूरी तरह सफाई नहीं की जाती तो शरीर में दाद, खाज, फोड़े, फुंसी, बिवाई आदि बीमारियां बनी रहती हैं। वस्त्र साफ नहीं होते तो उनमें मिट्टी, तेल, पसीने आदि की दुर्गंध उड़ती रही है तो इस दोषयुक्त वायु से खून की सफाई भी ठीक तरह नहीं हो पाती और भीतरी स्वास्थ्य संस्थान में मल विक्षेप जमा होने लगते हैं। इसी प्रकार जिन घरों के आसपास गंदी नालियां, पेशाब घर, नाबदान, कूड़ा कचरा तथा गंदगी का ढेर सड़ता रहता है, उनके निवासी भी प्रायः किसी न किसी बीमारियों से ग्रस्त बने रहते हैं। गंदगी चाहे शरीर की हो चाहे निवास स्थान की, उसका स्वास्थ्य पर सदैव ही बुरा असर पड़ता है। इससे भी अधिक दुष्प्रभाव मनुष्य की मानसिक स्थिति पर पड़ता है, जिससे न केवल मनुष्य ही अव्यवस्थित होता बल्कि आसपास के सारे जीव वनस्पति सभी प्रभावित होते हैं। गंदा व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। उसके कार्य भी गंदे और फूहड़पन से भरे हुए होंगे। गंदे व्यक्ति के प्रति स्वच्छ मस्तिष्क के व्यक्तियों में भी घृणा और अविश्वास की भावना पैदा होती है। किसी भी समाज के लिए यह बहुत अशोभनीय बात है कि वहाँ के नागरिक इस प्रकार की गंदगी के कारण स्वयं भी कष्ट पा रहे हों और दूसरों के लिए भी परेशानी का कारण बन रहे हों। दुर्भाग्य से भारतीय समाज जितना अंधविश्वासी, रूढ़िवादी तथा हानिकारक सामाजिक कुरीतियों से ग्रसित है, वहाँ एक बात यह भी है कि उसका स्वच्छता और सफाई का स्तर भी बहुत गिरा हुआ है। कुछ दिन पूर्व यहाँ एक विदेशी पर्यटक आया था। स्वदेश लौटने के बाद भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर उसने जो लिखा वह संतोषजनक था, पर पर्यटक की कलम से निकले हुए कुछ शब्द ऐसे थे जिनसे भारतीय समाज का एक अत्यंत भौड़ा रूप प्रकट होता है। उसने लिखा, भारतवर्ष में रात में भी लोग भटक नहीं सकते। कदाचित किसी के सामने ऐसी स्थिति आ जाए तो उसे गांव पहुंचने का रास्ता न मिल रहा हो और अंधकार के कारण मार्ग भी साफ न सूझ रहा हो तो उसे किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर चारों ओर की गंध लेनी चाहिए। जिस तरफ से उसे दुर्गंध आती जान पड़ रही हो उधर ही चल पड़े तो निश्चय है कि वह जल्दी ही किसी आबादी वाले गांव में पहुंच जाएगा। वस्तुतः भारतीय समाज की स्थिति ठीक ऐसी ही है। महात्मा गांधी गंदगी को भारतीय समाज का क्षय रोग कहा करते थे और इसके उन्मूलन के लिए उन्होंने विधिवत सफाई आंदोलन चलाने का विचार किया था। बापूजी इस देश में सफाई कर्मी मुक्त समाज की रचना करना चाहते थे, किंतु यह दोष इतना बढ़ चुका है कि उन्हें अंत तक सार्वजनिक स्थानों की सफाई की व्यवस्था से ही छुटकारा न मिला। सर्वोदयी कार्यकर्ता बाबू जयप्रकाश नारायण ने कहा था, दुनिया के सभी देशों में हिंदुस्तान ही सबसे अधिक गंदा देश है। इस बात को अस्वीकार करने के कारण भी नहीं है। घने बसे, शीलन और सड़न भरे, धुआं, शोर और तनाव से ग्रसित शहरों का तो कहना ही क्या क्या है। गांवों में लोग अधिक चौड़े में रहते हैं, फिर भी चारों तरफ मलमूत्र घूरे का साम्राज्य दिखता है। शहरों में जहां की अधिकांश जनता शिक्षित होती है, वहां भी गंदगी का बोलबाला कम नहीं है। रास्ते चलते खाते जाना और मूंगफली, केले अथवा सिंघाड़े के छिलके सड़क पर बिखेरते जाना में यहाँ के लोग कोई विशेष हानि अनुभव नहीं करते। किसी भी स्थान में थूक देना और नाक साफ कर देने के दुष्कर परिणामों पर लोगों ने विचार किया होता तो आज जो शहरों में स्थान स्थान पर कूड़ा करकट बिखरा दिखाई देता है वह न रहा होता और उनकी सफाई के लिए
जितनी व्यवस्था नगर पालिकाएं बनाती है उतने से ही काम चल गया होता, पर कठिनाई यह है कि लोग अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन बने रहते हैं। फलस्वरूप गंदगी को बढ़ते रहने का पूरा अवसर मिलता रहता है। शरीर, वस्त्र, घर, सामान, सार्वजनिक स्थान पर सभी क्षेत्रों में जो मलिनता पाई जाती है उसका कारण कोई भौतिक कठिनाई नहीं है, मनुष्य के घटिया संस्कार ही एकमात्र कारण होते हैं। फुर्सत न मिलना, नौकर न होना, घर के अन्य लोगों का ध्यान न देना आदि बहाने हो सकते हैं, पर वस्तु स्थिति ऐसी नहीं। अपने कार्यों को पूरा करने के बाद जो अपनी आजीविका या व्यवसाय से संबंधित होते हैं, उन लोगों को इतना समय मिल जाता है जितने में से अपनी ऐसी आवश्यकता बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। स्नान के लिए जो लोग केवल 2 लोटे पानी से शरीर को गीला कर लेना मानते हैं, वह उनकी बड़ी भूल है। थोड़ा सा और ध्यान दे लें और शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ कर लें तो सामान्य समय की अपेक्षा अधिक से अधिक 5 मिनट का ही समय और ज़्यादा लगेगा। आँख के आगे कूड़ा करकट का ढेर लगा रहता है तथा सामने की नाली में मल और मूत्र सड़ता रहता है, पर वह अखरता नहीं। कपड़े गंदे हो जाते हैं, सामान अस्त व्यस्त और बिखरा हुआ पड़ा रहता है, पर उसे ठीक तरह से सजाकर रखने की बात नहीं सूझ पड़ती। लोगों का जैसा ढर्रा चलता रहता है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। यह घटिया मानसिक स्तर ही गंदगी का कारण है। यदि अपना उद्देश्य स्वच्छता और सफाई को विकसित करना हो तो यह कोई बड़ी कठिन बात नहीं कि वह पूरा न हो सके। सुरुचि जागृत हो जाए तो सब वस्तुएं स्वच्छ, सुव्यवस्थित और साफ रखी जा सकती हैं और उससे मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा भी आसानी से की जा सकती है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का यही प्राथमिक उपाय और उपचार है। मानव मन से निराशा, अंधविश्वास तथा दुर्भावना का अंधकार तभी मिटता है जब उसे सद्भावना का सत्संग प्राप्त हो। धन्यवाद।